नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भीड़ की हिंसा ने दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम मोदी ने दोबारा लताड़ा। फिर राष्ट्रपति ने भीड़ की हिंसा पर चिंता जताई और समाज को सोचने को कहा। सोनिया गांधी ने भी हिंसा की आलोचना की, लेकिन प्रियंका तो यहां तक कह गई कि भीड़ की यह हिंसा देखकर उनका खून खौलने लगता है और हर हिंदुस्तानी का खून भी इसी तरह खौलना चाहिए। विरोधी इसे सियासी मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। आरोप साफ है, मुसलमानों को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और इस हिंसा को बीजेपी सरकारों का समर्थन है। अमित शाह जवाब देते हैं, यूपीए के समय भी भीड़ की हिंसा के इससे ज्यादा मामले सामने आए थे, तब यह विरोध क्यों नहीं हुआ? हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों कातिल हो रही है भीड़, और क्या भीड़ की हिंसा से मोदी की छवि खराब हो रही है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी का बयान, जिसमें वो कहती हैं कि भीड़ की यह हिंसा देखकर उनका खून खौलने लगता है। आपकी स्क्रीन पर प्रियंका गांधी का बयान, जो लिखित बयान है। प्रियंका गांधी कहती है, मेरे विचार पूरी तरह से वही हैं। मुझे गुस्सा आता है जब मैं ऐसी चीजें टीवी या इंटरनेट पर देखती हूं। मेरा खून खौलने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे लगता है इससे सही सोच वाले हर व्यक्ति का खून खौलना चाहिए। प्रियंका गांधी का आरोप। और अब सुनिए अमित शाह का जवाब। के लिए सीरियस ही हूं, परंतु 2012, 2013 और 2011 में हमारे 3 साल में जितने लिंचिंग हुए उससे कई गुना ज्यादा हुए, एक साल में। मगर कभी यह सवाल नहीं उठता था। और सवाल किस तरह से उठाए जाते हैं। मोहम्मद अखलाक का डेथ हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार है, और धरना दिल्ली में मोदी सरकार के सामने निकाल रहे हैं। क्या फैशन है भाई? और सिटीजन तो बहे, जर्नलिस्ट क्यों इसमें बह रहे हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। तो भीड़ की यह हिंसा का मुद्दा उठाना एक फैशन बन गया है, अमित शाह कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरे साथ, बीजेपी से मेरे साथ आज संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी, यहां स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी और मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, चेयरमैन राब्ता काउंसिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजीव त्यागी, अमित शाह का जवाब यही है, प्रियंका गांधी का खून खौलता होगा, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं आपके समय में जब इतने या इससे ज्यादा मामले आते थे तब यह विरोध नहीं होता था, अब यह फैशन बन गया है। राजीव त्यागी, सिर्फ फैशन है और आप मोदी सरकार को घेरने का बहाना ढूंढ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। हर चीज जुमला है, और जुमला अध्यक्ष तो है ही अमित शाह जी तो बोलते हैं हर चीज जुमला है, तो ये भी उन्होंने जुमला ही दिया है। लिंचिंग की जितनी घटनाएं मोदी सरकार में हुई हैं 2010 से लेकर के 2016-17 तक कहूंगा, 97% 2014 के बाद हुई है। 2014 के बाद फर्स्ट पोस्ट की आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ लीजिए, सब अखबारों ने इस पर विस्तार से लिखा है। पहली बात, जब देश के राष्ट्रपति चिंतित हो किसी विषय को लेकर के, सरकार को जागना चाहिए, केंद्र सरकार को भी जागना चाहिए, राज्य सरकारों को भी जागना चाहिए। लिंचिंग में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से ऊंचाहार में जो रोहित शुक्ला, अंकुश मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, अनूप मिश्रा और विजेंद्र शुक्ला को मारा गया, बुरी तरह से मारा गया, जिसने मारा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है। दूसरी बात, अब सहजोर सिंह मलिक जो यूपी में एक दरोगा थे, मंडावर में थे, बिजनौर में थे, उनको भीड़ ने मार दिया। अयूब पंडित जी जो कि एक डीएसपी थे, उनको भीड़ में कश्मीर ने मारा। तो निश्चित रूप से ये लिंचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से लेकर के सामाजिक लोगों को ये सोचना होगा कि आज देश में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और जितनी भी व्यवस्थाएं, उनके प्रति लोगों का या तो नैराश्य भाव है। राजीव त्यागी, आपने एक आंकड़ा शायद सही दिया। राजीव त्यागी, आपने एक आंकड़ा शायद सही दिया। आपने कहा गौरक्षा के नाम पर जो लिंचिंग हुई है, गौरक्षा के नाम पर जो भीड़ की हत्याएं हुई हैं, वो 97% बढ़ी हैं। वो आर्टिकल हमने भी देखा है। लेकिन राजीव त्यागी, कुल मिलाकर जो भीड़ की हत्याएं हुई हैं वो 2012, 13, 11 सब मिला लीजिए, दर्जन भर से ज्यादा आपके काल में भी हर साल होती थी। या तो आप सिर्फ गौरक्षा के नाम पर जो भीड़ तंत्र चल रहा है उसको निशाना बना रहे हैं, या फिर सारे के सारे जो हत्या भीड़ कर रही है उसको निशाना बना रहे हैं। जवाब देता हूं। आप डिसाइड कर लीजिए पहले,
क्या सिर्फ गौरक्षा के नाम पर हत्या ये आपका मुद्दा है, या फिर भीड़ और बाकी केसों में जो हत्याएं कर रही है भीड़ पागल होकर, वो भी आपका मुद्दा है? रोहित शुक्ला, अंकुश मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, अनूप मिश्रा, विजेंद्र शुक्ला और मलिक साहब जो दरोगा हैं, ये भीड़ ने गौरक्षा के नाम पे नहीं मारे। अयूब पंडित भीड़ ने गौरक्षा के नाम पे नहीं मारे गए, जो कि जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। मैंने सारे मुद्दे वो उठाए जो गौरक्षा से, तो इसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई है? ये इसलिए उठ रहे हैं, राजीव त्यागी, सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार के नेता, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। जब रामजादे और हरामजादों की बात करेंगे, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब सरकार के नेता पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे, जब सरकार के नेता एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करेंगे, जब सरकार में बैठे उच्च पदों पे लोग बैठे हुए लोग जब ये राजीव त्यागी, क्या प्रियंका गांधी का खून 2012, 13, 11 में भी खौला था क्या, जब लिंचिंग की इतनी घटनाएं सामने आ रही थी? निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। प्रियंका गांधी उस परिवार से जिस परिवार ने ये कुर्बानी देकर के अपने लहू से इस देश को सींचने का काम किया है। और क्या आप गांधियों नहीं, उस टाइम ये बयान हमने सुना नहीं था राजीव त्यागी, कामों को देखने के अलावा नहीं, उस टाइम ये बयान हमने सुना नहीं था। 2013 में भी 16 मामले सामने आए थे, लिस्ट मेरे हाथ में। बहुत स्पष्ट बता दूं, उस वक्त ये बयान सामने नहीं आया था, उनका खून नहीं खोला था। वक्त में मानव गुप्ता जी बहुत स्पष्ट मैं सुन लीजिए, खून खोलता है जब खोलता है कि देश के शासन करने वाले लोग बाग, सत्ता पक्ष में बैठे वाले लोग बाग हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे। मेरा देश बदल रहा है, लोग हिंदुस्तान से वो लिंचिस्तान बन रहा है। मेरा देश बदल रहा है, हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, जातीय विद्वेष बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है कि रोटी रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरा देश बदल रहा है कि नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है। मैं समझ गया राजीव त्यागी, मैं समझ गया राजीव त्यागी। इसका मतलब आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड ये है, गौरक्षा के नाम पर हत्या होती है अगर भीड़ की तरफ से तो लिंचिस्तान हो जाता है। बाकी क्राइम्स में अगर भीड़ पागल होकर हत्या कर दे उससे लिंचिस्तान नहीं बनता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। मानक जी, आप यही कह रहे हैं। जितने उदाहरण मैंने उदाहरण दिए ब्राह्मण बंधुओं के जिनको मारा गया ऊंचाहार में, रायबरेली में। अब भारतीय जनता पार्टी राजीव त्यागी 2011, 12, 13 सारे आंकड़े लीजिए फिर, कई सालों से हमारा देश लिंचिस्तान बन रहा है, सिर्फ 14 की बात नहीं बना है। मैं कहना चाहूंगा आपकी जो रिसर्च टीम है, वो निकाले आंकड़ों को और बहस कर ले भारतीय जनता पार्टी हमसे। लिंचिंग जो बढ़ी है 2014 के बाद से बढ़ी है और लिंचिंग का धार्मिक स्वरूप ले लिया गया है, जो चिंता का विषय। इसका मतलब अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। चाहूंगा हिंदुओं, इसका मतलब सोशल मीडिया पर और मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं 12, 13 के, वो सारे गलत हैं। क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अमित शाह झूठ बोलते हैं। अमित शाह तो खुद ही कहते हैं कि मोदी सरकार की जितनी भी योजना है वो जुमला है। क्या अमित शाह ने यही कहा? संबित पात्रा जवाब दीजिए। क्या अमित शाह ने पाकिस्तान जवाब दीजिए नहीं कहा? क्या अमित शाह ने रोटी रोजगार के लिए नहीं कहा? लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लिंचिंग हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, वो बुरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देश में विकास होगा तो 80% विकास में भागीदारी हिंदुओं को मिलेगी। हिंदुओं को जागना होगा, मुसलमानों को जागना होगा, सिखों को जागना होगा, पूछना होगा कि हमारे देश में विकास कब आएगा, रोटी और रोजगार कब आएगी। संबित पात्रा, क्यों धर्म के नाम पे लड़ाते हो, क्यों जाति के नाम पे लड़ाते हो, क्यों हमें इस तरह से 18वीं सदी में 17वीं सदी में लेकर? अरे राजीव त्यागी, राजीव जी, हाँ एक सेकंड हो गया। संबित पात्रा, अमित शाह, क्या आपके पास संबित वो आंकड़े हैं जो अमित शाह जिनका जिक्र कर रहे हैं कि कई गुना ज्यादा लिंचिंग या भीड़ की हत्याएं, भीड़ द्वारा हत्याएं यूपीए के समय हुई थी? देखिए, पहली बात तो है, बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी का भी हत्या नहीं होना चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का अधिकार ही नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले। अमित शाह जी से जब ये प्रश्न पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आंकड़े 2011, 12, 13 के ये दिखाते हैं कि लिंचिंग की संख्या बहुत अधिक थी, मगर मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि इन आंकड़ों के कारण अभी जो लिंचिंग हुई उनका जो महत्व है वो कम हो गया या इन पे कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। आंकड़े दीजिए ना, आंकड़ों के विषय में बातचीत, आंकड़े प्रस्तुत करें। मैं बीच में नहीं, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। मैं चाहूंगा कि मेरे भाई भी सुन ले मुझे, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला था। 2012 में 25 लोगों की मौत हुई थी और 16 लिंचिंग हुई थी, 15 अटेम्प्टेड लिंचिंग या मॉब वायलेंस हुई थी। 2013 में 14 लिंचिंग हुई थी, 18 लोग मारे गए थे, 9 अटेम्प्टेड लिंचिंग या मॉब वायलेंस हुआ था। देखिए, सिर्फ कहने का इतना है
एक सभ्य देश में लिंचिंग तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं मानक भाई। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहेगी कि लिंचिंग होना चाहिए, और अगर लिंचिंग होता है उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मेरा आपत्ति सिर्फ इस विषय पे है कि ये जो सिलेक्टिव तरीके से खून खौलता है, ठीक है, खून किसका नहीं खौलेगा, लिंचिंग होने पर हमारा भी खून खौलता है, प्रधानमंत्री का भी खून खौला, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उस पर आपत्ति जताई। और जब इस तरह की लिंचिंग में बीजेपी के नेता ही गिरफ्तार होंगे तब भी आपका खून खौलेगा संबित पात्रा? नेता शामिल हो क्या? बीजेपी के नेता, क्या बीजेपी के नेता पूछिए उनसे। झारखंड में वर्बल लिंचिंग मत करिए, मेरा वर्बल लिंचिंग मत करिए, वर्बल लिंचिंग मत करिए। मैं तो आपके समय बोल नहीं रहा था। लिंचिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देश के साथ लिंचिंग कर रहे हो, आप देश की इकोनॉमी के साथ लिंचिंग कर रहे हो, आप देश के रोजगार के साथ लिंचिंग कर रहे हो, आप देश के किसानों की मानक जी, जब आपको लगे कि मुझे बोलना चाहिए, राजीव त्यागी प्लीज, मैं एंकर हूं, मुझे मेरी भूमिका तो निभाने दीजिए, कम से कम मेरा रोल हाईजैक मत करिए। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे है, झारखंड की लिंचिंग के मामले में बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, तब भी आपका इसी तरह खून खौला था क्या संबित? यस। देखिए, मैं आपको स्पष्टता के साथ, हमारी सरकार है वहां पे, हमने वहां आप इन्हीं से बुलवा लीजिए ना। ये तो सबको लिंचिंग करने में लगे हुए हैं डिबेट में ही जिसकी सहिष्णुता नहीं है वो क्या सहिष्णुता की बात करते हैं? दूसरों को जो सुनना नहीं चाहते हैं डिबेट में इमरजेंसी लगा देना चाहते हैं। चलिए मुद्दे पे आइए, संबित जवाब दीजिए, संबित जवाब दीजिए। गांधी और अम्बेडकर की एक तरफ कैसे मुद्दे पे आऊं मैं? ये बीच में बोलते रहते हैं। अरे राजीव जी सुनिए तो सही, जरा जवाब तो सुनिए इनका। राजीव जी जवाब तो सुनिए जरा। संबित आइए मुद्दे पे। कपड़ा बांधिए मुंह पे, राजीव जी कपड़ा बांधिए मुंह पे, कपड़ा बांधिए, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, नंबर एक, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। जब आपने कहा कि झारखंड में या किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति जो हमारे संगठन का है वो गिरफ्तार हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार हमारी है, अगर किसी प्रकार का राजनीतिक मनोस्थिति होती कि नहीं गिरफ्तार करना है तो ये सरकार दबाव बनाती। इसी से स्पष्ट होता है कि सरकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच कर रही है, निष्पक्ष होकर कार्यवाही कर रही है, किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव नहीं रखना चाहती, पहली बात। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी आपके सामने मैंने आंकड़े रखे, कांग्रेस को क्या उस समय उसका खून नहीं गर्म होना चाहिए था जब उनके समय लिंचिंग हो रही थी? जब प्रशांत पुरोहित नामक बच्चे को केरला में मार दिया गया पीट कर, उसका कोई गुनाह नहीं था। जैसे सुजीत को उसके घर में घुस के 20 लोगों ने उसके मां के सामने, उसके बूढ़े पिता के सामने उसके हाथ पैर काट दिए। जब प्रोफेसर थॉमस, याद करिए थॉमस तो हिंदू नाम मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो उन्होंने अल्लाह के विषय में कुछ लिखा, ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से सवाल पूछा, उनके हाथ को काट दिया गया, तब इन्हीं की सरकार थी, उस समय इनका खून नहीं खौला था। देखिए, ये खून खौलने का जो आप सिलेक्टिविज्म कर रहे हैं, ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि सत्ता में आने के लिए आप एक नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बता रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, हिंदुस्तान 84 के बाद भी लिंचिस्तान नहीं बना, हिंदुस्तान मलियाना के बाद भी लिंचिस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी भले ही कोशिश करती रह गई मगर वो लिंचिस्तान नहीं बना। और मैं आज बोल दूं, हिंदुस्तान को जो लोग लिंचिस्तान कहते हैं और इस युद्ध को कराची और लाहौर में ले जाके लड़ रहे हैं, मैं कहूंगा सत्ता पाने के लिए इससे निकृष्ट सोच, इससे छोटी सोच कोई नहीं हो। संबित, लेकिन सीधा आरोप यह है जब बीजेपी के नेता इस तरह की लिंचिंग्स में पकड़े जाएंगे और ज्यादातर घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों से सामने आएंगी जिनमें हिंदूवादी नेताओं का हाथ होगा, संबित, तो फिर संकेत क्या है? संकेत साफ है, आपकी पार्टी और आपकी सरकारों का मूक समर्थन इन सारे गुंडों को, हत्यारों को है, इसी से बढ़ावा मिल रहा है इनको। मानक जी, मैं 10 सेकंड लेता हूं। मानक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी से भी निवेदन करता हूं कि देखिए, जब आतंकवाद का विषय सामने आता है तो कोई नहीं कहता है आतंकवाद का कोई धर्म है, सब लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, उसका रंग नहीं है। मगर जब कोई क्रिमिनल गाय के नाम पे लिंचिंग करता है जो बिल्कुल भत्सनीय, निंदनीय और क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो आप लोग या कोई बुद्धिजीवी ये क्यों पूछता है कि ये हिंदूवादी विचारधारा को बढ़ावा देना है? ये हिंदूवादी विचारधारा, हिंदू मार नहीं सकता है मानक भाई, ये क्रिमिनल मार सकते हैं, मगर हिंदूवादी विचारधारा को जो कांग्रेस बार बार हिंदू आतंकवाद, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऐसे कह के कांग्रेस बार बार पाकिस्तान कराची में भी जाके जो दिखाने यही आपकी स्ट्रैटेजी है। आप इसे देखिए, आप इसे पूरे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसे संबित, आप भी इसे अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, सारा आप ही की सरकारों के अंडर ऐसी वारदातें क्यों हो रही?
इस तरह के क्राइम क्यों हो रहे हैं? संबित नहीं, मैंने अभी आपको 5 उदाहरण केरल से भी दिए। मैंने आपको अभी कुछ उदाहरण कर्नाटक से भी, मैं आप बताएंगे तो कर्नाटक से भी 4 उदाहरण में दे सकता हूं। और जो आंकड़े मैंने 13-14 के बताए, उस समय तो हमारी राज्य सरकार बहुत ही कम थी, बहुत कम राज्यों में हमारी सरकार थी। देखिए, इसमें लिंचिंग कहीं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अगर लिंचिंग होता है, आप लोग सामने आए, सड़क पे उतरे, बैनर पोस्टर लें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर आप प्रदर्शन करें। मगर लिंचिंग को एक विचारधारा के साथ जोड़ के देखना कि ये हिंदू विचारधारा है, ये उचित नहीं है। और यही कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। आपको एक छोटी सी बात बता के अंत कर दूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अंत करता हूं, उसके राजीव जी के साथ पूछ लीजिएगा। आप याद करिए 2015 में नादिया जिला वेस्ट बंगाल में एक 75 साल की नन थी, क्रिश्चियन नन, उनके साथ रेप हुआ, जघन्य विषय हुआ। उस पर जो कांग्रेस ने और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने प्रदर्शन किया था कि आरएसएस और हिंदू लोगों ने रेप किया था। 4 दिन बाद 5 बांग्लादेशी मुसलमान युवक पकड़े गए, ये सब लोग घर में घुस गए, ये न्यूज बंद हो गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैं बार बार पूछता हूं, उस समय खून नहीं खौला? पहले खून खौला, फिर खून ठंडा क्यों हो गया? ये धर्म के नाम पे ठंडा क्यों हो जाता है? सब कुछ सिलेक्टिव क्यों होता है और सब कुछ राजनीति के आधार पर क्यों होता है? अवार्ड वापसी 2 है या नहीं है राजीव त्यागी? मैं जवाब देना चाहता हूं। अवार्ड वापसी जैसे एक फैशन बन गया था कुछ साल पहले, आपको याद होगा, दादरी के बाद एक बार फिर से वही हो रहा है, अवार्ड वापसी 2। राजीव त्यागी, अमित शाह भी कह रहे हैं फैशन है ये। देखिए, पिछले 3 साल से हम लव जिहाद, घर वापसी, गाय और लिंचिंग पे डिबेट कर रहे हैं। कहीं भी पिछले 3 साल से हम लोगों को रोटी, रोजगार, विकास पे कहीं डिबेट होती नहीं दिख रही है। ना देश में ये मुद्दा बनने दे रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः फेल है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, उस पर कहीं कोई डिबेट भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती, सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। मैं बताना चाहूंगा, हमारा खून खौला था जब हिंदुस्तान में कोई भी दंगा हुआ, और इसलिए हमारे जब भी खून खोलता है तो हम लोग उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देकर के करते हैं। इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, नक्सलवाद के विरुद्ध हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी। आपने तो महात्मा गांधी की भी लिंचिंग करने का काम किया आरएसएस की विचारधारा ने। क्या सत्य नहीं कि आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी? राजीव त्यागी, एक सवाल और उसके बाद स्टूडियो में मेहमानों के पास जा रहा हूं। आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? एक सवाल और, सिलेक्टिव कैसे सकते हैं? मैं पूछना चाहूँ राजीव त्यागी, एक सवाल और। मैं बताइए ना, राजीव त्यागी, जिस दिन रामगढ़ की घटना हुई, जिस दिन रामगढ़ की घटना हुई राजीव त्यागी, उसके अगले ही दिन 3 अलग अलग घटनाएं सामने आई। 4 लोगों को लिंच कर दिया गया, भीड़ ने मार दिया 4 लोगों को, बिहार और झारखंड मिलाकर। बिहार के रोहतास में 2 चोरों को पीट पीट कर मार दिया गया राजीव त्यागी। उसी तरह से बसदिया विलेज में, बिल्कुल रोहतास में, आपको पता होगा ये राजीव त्यागी, इसके बारे में किसी का खून नहीं खोला, किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। राजीव सही, मेरे को पता है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सुनिए, लिंचिंग शब्द इस्तेमाल किया गया। लिंचिंग चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बुरी है। हमें देश को भीड़तंत्र नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। नहीं राजीव त्यागी, आपकी आपत्ति सिर्फ गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग से है। आज अगर लिंचिंग में आपको आपत्ति नहीं है, ऐसा लग रहा है राजीव त्यागी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज का हिस्सा मान रहे हैं। स्पष्ट कहा, ऊंचाहार में जो ब्राह्मण मारे गए हैं, ऊंचाहार में जो ब्राह्मण मारे गए हैं, वो गौरक्षा में नहीं मारे गए। अयूब पंडित जो मारे गए कश्मीर में, वो गौ लिंचिंग में नहीं मारे गए हैं। और मैंने जो सहजोर सिंह मलिक दरोगा जो है उत्तर प्रदेश के, जो मारे गए, वो गौरक्षा में नहीं मारे गए हैं। 3 उदाहरण मैंने वो दिए हैं जो भीड़ ने उठा करके मार दिया है। क्या उसको आप क्या नाम उसकी तुलना कहीं भी किसी भी तरह से सभ्य समाज में रह सकते हैं हम? क्या सभ्य समाज में इस तरह की चीजें हो सकती हैं? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। पार्टी संबित जल्दी, बयान देते हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बनाने की बात करते हैं, जिस तरह से जातीय विद्वेष फैलाते हैं, जिस तरह धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, उससे निश्चित रूप से देश के ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, कांग्रेस मांगती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग एक है, सबको सुखी होना चाहिए, और सुखी होने के लिए विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है विकास। क्या भारतीय जनता पार्टी विकास दे पा रही है? ठीक है राजीव त्यागी, विकास पर भी बहस करेंगे, विकास पर भी होती रहती है, फिर करेंगे। संबित पात्रा जवाब दीजिए। राजीव त्यागी का सीधे आरोप है, आपकी सरकार में लिंचिंग बढ़ गई है और आपकी सरकारों का समर्थन हासिल है। आप जानबूझकर लिंचिंग को कंट्रोल करना ही नहीं चाह रहे।
नहीं, देखिए, राजीव त्यागी जी का बड़ा स्पष्ट कहना था और उनका प्रश्न था कि हम केवल गौ वाले विषयों को लेकर यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। जिन ब्राह्मणों का भी और जिन हिंदुओं का भी लिंचिंग हो गया और आयुब पंडित की जो लिंचिंग हुई, उन सब विषयों पे भी हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह उनका कहना था। मेरा ये पहले बोल ले, फिर मैं बोलूंगा। पहले बोल ले, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरा बोल ले राजीव। राजीव जी एक सेकंड, कोई बात नहीं। राजीव जी जब राजीव जी सहिष्णु हो जाएंगे तब मैं बोल लूंगा। समय जवाब दीजिए। जब राजीव जी सहिष्णु हो जाएंगे तब मैं बोल लूंगा। मानक जी कंप्लीट करिए। आप पहले लिंचिंग बंद कर दीजिए और सहिष्णु हो जाइए, मैं बोलूंगा। मैं असहिष्णु लोगों से लड़ता नहीं। खुद नहीं बोलेगा जो नहीं, सहिष्णुता पे डिबेट हो रहा है और देखिए कांग्रेस की सहिष्णुता। लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है मेरे से। जनता देखिए, कांग्रेस की सहिष्णुता देखिए। पात्रा जी, क्योंकि आप निश्चित नहीं, मेरी तो हैसियत किसी की नहीं है भैया। आप लोग तो नेहरू की पार्टी के, हमारी क्या हैसियत है? मगर देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आप भी को आप बनाने के लिए करने वालों की हालत आप इसी राजीव जी सुना भी करिए, समय जल्दी कंप्लीट करिए। राजीव जी रुक जाइए, संबित कंप्लीट कैसे कंप्लीट करूं आप बताइए। मानव तो प्रेम के लोग देखिए, जो राजीव त्यागी का कहना है, जैसा राजीव जी का कहना है कि वो ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रहे हैं और आयुब पंडित के लिए आवाज उठा रहे हैं। मानक भाई, आप और मैं इतने मूर्ख नहीं है। आप कृपया करके वो दिखाइए ना, वो जो नॉट इन माई नेम और क्या क्या वो जो चल रहा है ड्रामा आजकल, वो लगा के, उसमें तो हर जगह गाय की पोस्टर लगी हुई है। आपने एक आयुब पंडित की पोस्टर देखी वहां पर? आपने एक प्रशांत पुरोहित का नाम देखा वहां पर? एक ब्राह्मण जो बता रहे हैं ब्राह्मणों के लिए लड़ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये ज्यादा सर्वे भवन्तु सुखिनः कर देंगे तो सोनिया गांधी जी को दुखी ना कर देंगी। अरे ज्यादा वेद मंत्र मत पढ़िए, सोनिया गांधी दुखी ना कर देंगी, आप दोनों अध्यक्ष नाराज हो जाएंगी। अच्छा रुक जाइए, राहुल गांधी गीता पढ़े नहीं है। राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी रुक जाइए, देखिए आप रुक जाइए। मौलाना साहब एक सेकंड। मौलाना साहब, पहले मैं चाहता हूं अमित शाह का जवाब दीजिए। अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में भी, जो सबसे पहले 10 साल थी मोदी सरकार से पहले, तब भी इस तरह की घटनाएं खूब हो रही थी, तब किसी ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। अब अचानक ये फैशन बन गया है, बिल्कुल जैसे दादरी के बाद हुआ था, एक बार फिर वही हो रहा है। देखिए मानक जी, इस तरह की घटनाएं तो बहुत जमाने से हो रही हैं। अमित शाह की इतनी बात तो सही है कि हाँ हो रही हैं, हाँ। लेकिन उनका इस तरह का उदाहरण देना ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, चूंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी की, वो पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रही है, उस पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं। वो अगर ऐसी बात कहते हैं तो इससे जो ये लिंचिंग करने वाले या क्राइम करने वाले या भीड़ जमा करके क्राइम करने वाले लोग हैं, फिर उन लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं कि भाई हाँ, इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो बचाव कर रहे हैं अपना, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं आप लोग की सरकार में बढ़ गया, तो बचाव तो करेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूं। देखिए, इसमें कतई तौर पर किसी भी पार्टी को कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला सियासत का है ही नहीं। ये देखिए, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की संस्कृति और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये सियासी मुद्दा नहीं है। इस मसले सरकार का इसमें फेलियर नहीं है। इस मसले पर मैं कह रहा हूं, इस मसले पर सरकार में बैठी हुई पार्टियों को भी सियासत नहीं करना चाहिए और विपक्ष को भी सियासत नहीं करना चाहिए, और दोनों पार्टी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सियासत करती नजर आ रही है। राजीव त्यागी और उनकी पार्टियां बाकी कह रही हैं, वो तो आप लोगों की आवाज। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको। उन्होंने नाम लिया दादरी का, अखलाक का। वहां पर कौन गया था सबसे पहले हथियार बांटने के लिए अखलाक की हत्या के बाद? योगी आदित्यनाथ जी, जो आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या इसमें बीजेपी ये कह सकती है कि वो बिल्कुल कहीं सियासत नहीं कर रही है? सियासत तो वोट की सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आप खरी बात करिए दोनों पार्टियों से, नहीं दोनों से नहीं करना चाहता हूं साहब, आप खरी करिए। लोगों की हत्याओं पर, भीड़ के जरिए लोगों के और इंसानियत के कत्ल पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। साहब, सियासत नहीं, आप खरी बात करिए। आप कहिए बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, आप कहिए जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं गोरक्षा के नाम पर, बिल्कुल हिंदुवादी संगठनों के लोग शामिल हैं। आप कहिए बैठे तिवारी जी जो अक्सर उनको सपोर्ट करते हैं, गलत करते हैं अगर तिवारी जी उनको सपोर्ट करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि तिवारी जी अब से सपोर्ट नहीं करेंगे गलत लोगों को। देखिए, सरकार भी वही चल सकती है मानक जी जिसमें अत्याचार और जुल्म ना हो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने कहा कि मजलूम के और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा किसी तरह का नहीं। ईमानदारी से आप एक बात कह दीजिए, मजलूम आदमी जब बद्दुआ करता है तो फिर सरकारें नहीं रुका करती। आप ऊपर वाले को ज़हन में रखकर, आप ऊपर वाले को ज़हन में रखकर, बंद करना, ऊपर वाले को ज़हन में रखकर एक बात आप ईमानदारी से आज देश को बता दीजिए। आप कह दीजिए कि 2014 से पहले जो हो रहा था बिल्कुल उसके बाद भी वही हो रहा है।
नहीं, आप कह दीजिए हालात बिगड़े नहीं है, बिल्कुल वैसा तो नहीं हो रहा, कह दीजिए हालात नहीं बिगड़े, वैसा तो नहीं हो रहा, बढ़ाई है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इस वक्त तो आम आदमी इस बात को जान रहा है कि पहले के मुकाबले ये माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा है, बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है, बहुत ज्यादा केसेस भी बढ़े हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि वैसी की वैसी। तो इसके लिए फिर आप कांग्रेस को या ऑपोजिशन को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस तो रूलिंग पार्टी जिम्मेदार नहीं, जब बीजेपी, बीएचपी और वो संगठन जिम्मेदार है। अगर दो घटनाएं भी हुई है तो उनके जिम्मेदार कांग्रेस ही है, उनके लिए जिम्मेदार आपको या बीजेपी को या तिवारी जी को नहीं करार दिया जा सकता। जो जब है वही जिम्मेदार होगा। आज बीजेपी है तो बीजेपी जिम्मेदार, और बीजेपी की सरकार में ये मामला ये समझ लीजिए 2% या 3% से 100% पे जा चुका। पानी सर से ऊंचा हो गया, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मानक जी एक बात तो जो लिंचिंग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, मैं वैसे बोल देता हूँ, ये मुझे लगता है 65 से 70% हमारा दर्शक ये लिंचिंग ही नहीं समझता कि लिंचिंग क्या है ये, तो वो चीजों को समझाना है। आप बता दीजिए। नहीं वो आप केवल भीड़ वाला विषय लेंगे तो ज्यादा अच्छा। आप बता दीजिए। दूसरा बता रहा हूँ, भीड़ के द्वारा जो सारा हो रहा है वही विषय जरा अच्छे शब्दों में समझाइए। हम तो खुद नहीं चाह रहे कि हमारे दर्शकों को हम खोल कर बताएं। ये तस्वीरें है ना, ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं तिवारी जी, ये देख लीजिए, ये होती है लिंचिंग। अभी एक जब बात भीड़ एक मासूम को या कुछ मासूमों को पकड़ के निहत्थे आदमी को पीट के मार देती है। एक मिनट शव के साथ भी बर्बरता करती है, बिल्कुल एक इंसान के साथ बर्बरता करती है, वो होती है। हाँ, मैं इस विषय पे जा रहा हूँ। तो ये एक मौलाना साहब एक बात कही थी कि आपको लिंचिंग पर आपत्ति गलत नहीं, मुझे ये आपत्ति है कि जो आम दर्शक हमारा है वो भी संभ्रम में रहेगा कि लिंचिंग है क्या, वो लिंचिंग क्या है वो संभ्रम में रहेगा, उसके सामने विषय जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, अभी मौलाना साहब ने कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा जिनको जानबूझकर गलत करार दिया जा रहा है, जिन लोगों को जानबूझकर गलत करार दिया जा रहा है, मैं उस विषय को स्वीकार नहीं करूंगा। जब गौ हत्यारे गाय के बचाने वालों को मारते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब कहीं कहीं न कहीं गौ हत्यारे कमजोर पड़ते हैं और दूसरा पक्ष कहीं न कहीं मजबूत पड़ता है, केवल उसको हम प्रचारित करते हैं। तो लिंचिंग पर बहुत बिल्कुल बैलेंस बात करनी चाहिए। हम आप बात करना चाहते हैं। अभी मैं बैलेंस मैंने बात कर दी। आप भी तो मैं गुंडे कहता हूं, आप उस पर मैंने ये हमेशा बात कही है, गुंडा हत्यारा कहता हूं, उस पर भी आपको मैंने हमेशा एक बात कही है कि गौ रक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता है और गुंडा कभी गौ रक्षक नहीं हो सकता है, गुंडा कभी गौ रक्षक नहीं हो सकता है। और मोदी जी भी कहते हैं 80% गुंडे हैं। पूरी बात मोदी जी भी कह रहे हैं 80% गुंडे। मानक जी बिजनौर में मुजफ्फरनगर में दो घटनाएं हुई, अभी दो घटनाएं अभी मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हुई, दोनों भीड़ को दौरान हुई। वो उसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके विषय और उसको दिखा भी नहीं रहे हैं। तो ये जो सिलेक्टिव जो संबित जी कह रहे थे, ये सिलेक्टिव चश्मे से बात करना, ये अगर छोड़ दें तो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जब गोधरा में 80 लोग जला दिए गए, उस समय लोगों का खून नहीं खोला था। 4 लाख मुद्दा बना था। 4 लाख बात कर रहे हैं आप, वो भी हमने कवर किया था। 84 का भी उठाते हैं बार, तो ये भी उठाएंगे, हम सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जो लोग उठा रहे हैं, मीडिया को हर कोई लपेटने लगता है। कांग्रेस मीडिया को लपेटने लगती है, सेलेक्टिव हो गए, बीजेपी और आप सेलेक्टिव हो गए। मानक जी मैंने मीडिया को नहीं लपेटा, मैंने मानक जी मीडिया को नहीं लपेटा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं मीडिया को नहीं लपेट रहा हूं, मैं उनको लपेट रहा हूं जिनका खून खोल रहा है। 4 लाख हिंदू कश्मीर से निकाल दिया गया, खून नहीं खोला। 84 लेकिन आप एक बात बताइए तिवारी जी, गौ रक्षा के नाम पर बताइए मासूमों को इस तरह पीट पीट के मारा जा रहा है जगह जगह, एक नहीं कई जगह से। आपको लग रहा है मोदी सरकार की छवि क्या प्रभावित नहीं हो रही? मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया को अगले लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अगले लेवल पे, उनकी छवि पे असर नहीं पड़ रहा है। मानक जी उस समाज को हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उस समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो सहिष्णु है, पहले कभी अस्त्र नहीं उठाता है, कभी कुछ नहीं करा। अपने बचाव में जब कहीं कोई अस्त्र उठाता है तो केवल उस सेक्शन को दिखा कर हम नहीं अपने गाय के नाम पर नहीं, विषय गाय के नाम का नहीं है। जब आदमी गाय की रक्षा के लिए जाएगा और वो बचा रहा होगा, गाय को बचा रहा होगा, तो ऐसा नहीं दूसरा आदमी ज्यादातर केस सामने आ रहे हैं। कोई गाय वाय का मामला होता ही नहीं है। कोई गौ तस्कर गौ तस्करी की अफवाह है, गाड़ी में बीफ रखा है, ये अफवाह है। बताइए जितने होते हैं 15-20 लोग और मार देते हैं 2 लोगों को, 4 लोगों को। जितने मामले आपके सामने आ रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा गौ तस्करों के द्वारा गौ रक्षकों की हत्याएं होती हैं। अरुण माहौर, अभी प्रशांत पुजारी का नाम लिया, अरुण माहौर, अच्छी बात थी कि न्यूज 24 ने बस डिबेट कराई थी, न्यूज 24 ने उस पर डिबेट कराई। मैं अप्रिशिएट करता हूं न्यूज 24 को कि आगरा में अरुण माहौर की हत्या हुई, वो क्या था, उस पर खून नहीं खोला। मैं खून खोलने की बात कह रहा हूं कि खून
सिलेक्टिव क्यों खोलता है? जब तक सिलेक्टिव पूल खोलेगा, तिवारी जी आरोप लगेंगे, मानक जी, जब तक सिलेक्टिव पूल खोलेगा, बीजेपी नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के संगठनों से जुड़े लोग पकड़े जा रहे हैं जगह जगह, आप लोग टीवी पर उसको कंडेम नहीं करते हैं, आरोप तो लगेंगे। जब इसका मतलब आपका समर्थन है? जब हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जाए, गलत, हम बिल्कुल संवैधानिक काम करते हैं। हमारे सामने जब इस प्रकार कोई समस्या आती है, हम बिल्कुल प्रोसेस से काम करते हैं, बिल्कुल संवैधानिक ढंग से काम करते हैं। आपने कहा था कि गुंडे जो है वो कभी गौरक्षक नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, गौरक्षक कभी गुंडे नहीं हो सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप ऑन एयर यहाँ कह दीजिए इस बहस में कि जो लोग भी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। वो नाम पर क्या होता है? 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 कोई गौरक्षा किसी नाम पर गौरक्षा करेगा क्या? उनको जो है नहीं आप कहिए उनके खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सबको उठा करके जेल में डालना चाहिए। बहुत बढ़िया, मौलाना साहब बहुत बढ़िया बात। जब हम केंद्र में कानून बनाने की बात करते हैं तो आप यहीं आकर के उसका विरोध करते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड बात नहीं होती। जो लोग डिमांड कर रहे हैं केंद्र में कानून बना, हम तो डिमांड कर रहे हैं बहुत दिन से। आप एक बार केंद्र में कानून बना दीजिए। 7 नवंबर 1966 में सैकड़ों संतों ने नई दिल्ली में जंतर मंतर में जब प्रदर्शन किया था, वो गौ रक्षा के प्रति केंद्र में कानून लाने के लिए किया था। कितने संत मार दिए गए थे? कौन था? अच्छा, मानक नहीं खोला, मानक जी मैं केंद्र में कानून लाने के पक्षधर हूँ। कानून आ रहे हैं और जो लोग तस्करी करते हैं उनको उनके प्रति सख्त रवैया अपनाया जाए। आप जो है तिवारी जी, आप गाय की रक्षा करने के लिए कानून लाने के पक्ष में, लेकिन जो गौ रक्षा के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ कानून बनाने की बात नहीं। जब केंद्र में कानून बनता है, मानक जी मैं सवाल कर रहा हूं, ये जो सड़क पर न्याय की बात है, ये अपने आप अभी परसों जो है आप ठीक करना चाहते हैं। आप मानक जी केंद्र में कानून बनाने की बात करिए, अभी परसों और प्रदेशों में कानून बनाने की बात करिए। तिवारी जी, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, और ये सच्चाई कही, उन्होंने झूठ नहीं बोला, कि विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी सबसे बड़े गौरक्षक थे इस देश में। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए उन्होंने कितने लोगों को मरवाया भीड़ के जरिए इस तरह से गौ की रक्षा करने के नाम पर? और अगर उन्होंने नहीं मरवाया और आज लोग मार रहे हैं तो आप उनकी भर्त्सना कीजिए, उनको कंडेम कीजिए और कहिए ऑन टीवी कि गवर्नमेंट से मुतालबा कीजिए कि उन सबको पकड़ के जेल के अंदर डाला जाए, कानूनी कार्रवाई की। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। मैं बिल्कुल मैं पर्दे की बात नहीं करता हूं। उनको गुंडा कहने पर भी आपको आपत्ति हो जाती है? मैंने कहा गौरक्षक, आप शब्द सब लोग कहते हैं गौरक्षक गुंडे, वो तो मोदी जी कहते हैं। नहीं, गुंडे नहीं होते। मोदी जी कहते हैं। नहीं, कौन? मोदी जी ने कहा 80% गुंडे होते हैं। गौरक्षक गुंडे नहीं होते। अरे मोदी जी ने कह दिया। और दूसरा भावे जी की बात आई है, गांधी जी की बात मोदी जी ने कहा या नहीं कहा 80% गुंडे होते हैं? भावे जी, आप कहिए तिवारी जी, कहा या नहीं कहा? विनोबा भावे ने, मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? तिवारी जी, मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? उन्होंने गुंडा कहा है। उन्होंने कहा गौरक्षा के नाम पर 80% लोग ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने 80% गुंडे होते हैं। मानक जी, विनोबा भावे जी ने और गांधी जी ने गाय के लिए एक बहुत अच्छी बात है, वो सारी बात दिशा में बढ़ने की बात। सवाल जो कि आपसे मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने कितने लोगों को मरवाया गाय रक्षा के नाम पर? अगर नहीं मरवाया और आप उनके सच्चे पैरोकार हैं तो फिर आपको कहना चाहिए कि वो लोग भी गाय के नाम पर। नहीं, उस समय चश्मा पहनकर लोग बात नहीं करते थे, चश्मा पहन के बात नहीं करते थे, कलर्ड चश्मा नहीं पहनते थे। जब कलर्ड चश्मा पहन करके मौलाना साहब बात करेंगे आप, तो ये इस समस्या को सुलझाने की बात नहीं कर रहे आप। अगर आप चश्मा उतार दीजिए, कलर्ड चश्मा उतार दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट चश्मा पहनिए, मुझे लगता है कि आपको न्याय मिलेगा समाज में। क्या बात गलत मैंने कही? मौलाना साहब संबित पात्रा जी ने 2 उदाहरण दिए, एक बंगाल में दिया कि वहां पे कुछ मुसलमान लड़के जो बंगाल के थे, बांग्लादेश के थे, वो रेप में शामिल थे, उनकी मजम्मत होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं साफ कहता हूं, अगर कोई मुसलमान कोई भी क्राइम करता है किसी भी तरह का, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कतई तौर पर उसको इजाजत नहीं देंगे हम भी। मुसलमान के हो तो कोई भी हो उसके खिलाफ होना चाहिए। उन्होंने नाम लिया कि मुसलमान थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा और किसी एक घटना में उन्होंने नाम लिया, हम उसका भी मुतालबा करते हैं। मौलाना साहब, लेकिन आप क्या आप नहीं मानते? लेकिन मैं सरकार में नहीं मानते मौलाना साहब। अगर मैं सरकार में होता तो मैं कार्रवाई करके दिखाता। मौलाना साहब, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि इस तरह के गुंडों को जो गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, हत्या करते हैं, इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से भी, विरोधियों की तरफ से भी उकसाया जा रहा है इनको भी? नहीं, जगह जगह बीफ पार्टी करते हैं। देखिए लोग गाय के नाम पर, और जैसे संबित बता रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट में गाय के पोस्टर लेकर जाते हैं। देखिए आप इस तरह से कश्मीर वाले इंजीनियर रशीद का हवाला आप देंगे? जी हाँ। या केरल वाले का हवाला देंगे? केरल के कानून के मुताबिक वहां पर वो जो है गाय का मांस खाते हैं लोग। नहीं, लेकिन पार्टी करना, देखिए पार्टी करना, पब्लिक में गाय काटना, ये सब कहां तक सही है? वो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए केरल में कितने RSS के लोगों को मार दिया गया,
वो लिंचिंग नहीं है, मानक वो लिंचिंग तब इनकी आवाज कहाँ उठती है, तब आपकी आवाज कहाँ उठती है, लोगों की आवाज कहाँ उठती है, लिंचिंग नहीं है। तो सही, आपको खुशी होगी मेरी बात सुनकर। मैं कहता हूं अगर किसी जगह पर, किसी गांव, शहर, स्टेट में कहीं भी अगर 100 आदमियों में से 3 आदमी भी ऐसे रहते हैं कि उनकी मेरे किसी काम के ओपन करने से, ऐलान करके करने से उनका दिल दुखता हो, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। अगर उसको करने से मेरा काम चलता, और यहां चलता है। इस्लाम में कोई फर्ज नहीं है गाय का गोश्त खाना, संबित, और इस मुसलमानों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो गाय का गोश्त संबित पात्रा। लेकिन अब देखिए संबित, घूम फिर कर बात मोदी जी पर आ रही है। मोदी जी इतने सालों में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर 2 बार बोले हैं संबित, लेकिन अब जगह जगह जो घटनाएं आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं संबित, क्या मोदी जी की छवि पर इससे असर नहीं पड़ा? मानक जी एक बात और कहते हैं, अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से संबित, मानक जी 70% लोग गोश्त खाते हैं, उनमें जो है 14% केवल मुसलमान है, और मुसलमान भी सारे नहीं खाते। मैं बताऊं, मेरा मैं बोल सकता हूं मानक जी, हम 2 आदमी केवल खाते हैं, 5 आदमी। मौलाना साहब शांत हो जाए तो हम बोल सकते हैं संबित। हाँ, देखिए मानक जी, मोदी जी का जो स्वप्न है सबका साथ सबका विकास, और भारत को जिस प्रकार से उन्होंने एक नए आयाम की तरफ बढ़ाया है, उसी का नतीजा है कि आज भारत एफडीआई में सबसे आगे है। उसी का नतीजा है कि स्विस बैंक में भी हमने देखा, जो आपका हेडलाइन आज है कि भ्रष्टाचार भारत में अब कम हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज वर्ल्ड ग्लोबल फोरम में भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। तो स्वाभाविक रूप से पूरा भारत लिंचिस्तान नहीं बन गया है, मगर मोदी जी ने ये बड़ा सख्त संदेश इसलिए दिया है क्योंकि स्वाभाविक है, हम सबको चाहिए कि अपने ऐसे एक प्रधानमंत्री के साथ जो हिंदुस्तान के फितरत को बदल रहे हैं, हिंदुस्तान के भाग्य को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, हम सब उनके हाथ को मजबूत करें। इसलिए मैं मोदी जी के राज में, जहां एक राज्य में ज्यादातर हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, इस तरह की घटनाएं खुलेआम क्यों हो रही हैं संबित, क्यों नहीं रुक रही हैं? आपकी नाकामी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खुलेआम हो रही है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि देखिए, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रही है, ये जायज है, ये लोकतांत्रिक विषय है, आप लोगों को उठाना भी चाहिए। मगर जिस प्रकार से अगर 5, 6 या 10 घटना होती है, उनको इस प्रकार प्रोजेक्ट किया जाता है मानो पूरा देश बर्बाद हो गया, मानो हर सड़क, हर गली में हर किसी का लिंचिंग हो रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना ये उचित नहीं है, और इस प्रकार की एक छवि भारत की नहीं बननी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपसे सहमत हूं, एक भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी कोने में, हमारी सरकार हो उस राज्य में या नहीं हो, वो मरना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, जात, किसी लिंग का क्यों नहीं हो। तीसरी बात, ये सिलेक्टिव विजन जो कांग्रेस है कि सिलेक्टिवली खून उबलेगा और हम इसकी कहानी बनाएंगे, और सिलेक्टिवली हम कहानी नहीं बनाएंगे, इस बात से कांग्रेस को और तमाम विपक्ष को बाज आना चाहिए। क्योंकि भले ही अवार्ड वापसी 1, 2, 3, 4 करते रहे, जनता आज जानती है कि मोदी जी की हकीकत क्या है, वो किस प्रकार से दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की। संबित, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं, अमित शाह का ये कहना कि 2011, 12, 13 में ज्यादा आंकड़े थे लिंचिंग के, उससे ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और उससे इस तरह के गुंडों को, हत्यारों को और बढ़ावा मिलेगा। मौलाना साहब, नहीं मौलाना साहब, आप अमित जी के वो पूरे बयान को सुनिए। अमित जी ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया? उन्होंने कहा आंकड़े ऐसे बता रहे हैं, मगर उन आंकड़ों को मैं यहां बताना इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि ऐसा लगेगा मानो अभी जो लिंचिंग हुए हैं उनको मैं छोटा करके आंक रहा हूं। मगर कांग्रेस जिस प्रकार से सिलेक्टिविज्म कर रही है, ये उचित नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं, अमित शाह जी ने भी वही कहा है कि हम अपने आंकड़ों को छोटा और उनके आंकड़ों को बड़ा करके बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को टारगेट करने के लिए एक और मुद्दा आपको मिल गया है, जबकि यह मुद्दा नहीं है। संबित पात्रा कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं फैशन है, आपको सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा, ना तो हम किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, हम सरकार की नीतियों को टारगेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करती है। हम बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर आंकड़े होते तो संबित पात्रा बिल्कुल निश्चित रूप से अभी पढ़ के बताते, क्योंकि पढ़ने में बड़े उस्ताद हैं संबित पात्रा, और अमित शाह जी तो उनसे भी बड़े उस्ताद हैं। अगर आंकड़े होते तो वो भी बताते। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, 2 विषय में अपनी बात रखना चाहूंगा। जो राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और पारिवारिक व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था है,
उस पर निश्चित रूप से लोगों का एतबार खत्म होता जा रहा है। उसके कारण सिर्फ बहुत स्पष्ट हैं। श्रेष्ठा सिंह जो सीओ बुलंदशहर हुआ करती थी, उन्होंने बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के नेता का चलान किया। उसके बाद आगरा में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से सीओ और दरोगा से राजीव जी ऐसे उदाहरण मत दिए जो घूम के आप की तरफ आ जाए। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, पुलिस वालों के साथ कैसा बर्ताव होता है हम सबने देखा। ऐसे ट्रांसफर जब प्रशासन के साथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन का मनोबल टूटेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम तो ये मानते हैं, कांग्रेस ये मानती है कि निश्चित रूप से जब भी आप किसी भी व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं तो प्रेम सबसे बड़ी कुंजी है और विकास सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप विकास कर रहे होते तो डिबेट आप विकास पे करते, लिंचिंग पे डिबेट ही नहीं होती कि लिंचिंग सत्य है। लिंचिंग हो रही है और लिंचिंग होना किसी भी पार्टी के लोगों के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समाज के कहां तक सही है राजीव जी? बीजेपी वही कह रही है, संबित पात्रा पूछ रहे हैं इसमें मोदी जी को क्यों लपेट। देखिए जब वो चुप थे तब आप कहते थे चुप क्यों हैं, इसलिए बोल दिए तो कह रहे हैं कि उनका बोलना देर हो गई। मोदी जी की कैबिनेट में मोदी जी का क्या बयान नहीं था कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दर्द होता है। वीके सिंह साहब जो मोदी की कैबिनेट में, उनका क्या बयान नहीं था कि दलितों की तुलना जो उन्होंने। आपका आरोप क्या है मुझे तो बताइए राजीव, आरोप क्या है आपका? क्या आक्रोश नहीं होगा, क्या खून नहीं खोलेगा? बहुत स्पष्ट आरोप है, मुंह में राम बगल में छुरी और घड़ियालू आंसू बहाना बंद करें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ एक्ट करें और एक्ट करके लोगों को विकास दें। आरोप नहीं आया सामने, आरोप सामने नहीं आया। आरोप क्या है? क्या मोदी जी का समर्थन है? क्या आरोप स्पष्ट है? क्या मोदी जी और बीजेपी की सरकार जानबूझ के करवा रही है? 100% मैंने तो स्पष्ट कहा, एक तरफ तो आप गांधी की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके जो अनुवांशिक संगठन है आयुष पंडित को हमने कहा था आप उन पर रोक नहीं लगा रहे हैं, आप उनको बैन नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं, जुनैद को हमने कहा था क्या बोल रहे हैं, करने को तैयार है, क्या बोल रहे हैं? मुसलमान है। मैंने बताइए, आयुष पंडित के विषय में तो एक लाइन ही बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि इनको वोट बैंक की फिक्र पड़ी हुई है। हिंदुओं के लिए हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, हिंदू खराब, हिंदू विचारधारा खराब, हमेशा ही हिंदुओं को ये गाली देते रहते हैं और कोई काम कर रहे हैं। हमेशा हिंदुओं के खिलाफ कहना इनका फैशन बन गया। जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को मारा हो, उस विचारधारा के लोग बाग देश को मारने पड़ गए हैं, देश की आत्मा को तोड़ने पड़ गए हैं। आप लोग हमेशा हिंदुओं के खिलाफ अलर्गल कहना, हिंदू टेररिज्म जैसे शब्दों को गढ़ना और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करना है। राजीव त्यागी जवाब दीजिए। राजीव त्यागी एक सेकंड, एक सेकंड राजीव जी, आज हम गौरक्षा और गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा हत्याओं पर बहस कर रहे हैं। राजीव जी, संबित पात्रा का सीधा आरोप है, वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए क्या आप सारे हिंदुओं को इसके लिए दोषी मान रहे हैं? आप कह रहे हैं सरकार का समर्थन है, बीजेपी का समर्थन है, वो कह रहे हैं कि आप सारे हिंदुओं को दोषी बता रहे हैं। नहीं, तो कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन, हिंदू विचारधारा गलत है, ये तो कह रहे हैं सुबह से। मैंने तो जो बात उठाई, मैंने तो हिंदुओं की बात उठाई, मैंने तो शुक्ला बंधुओं की बात उठाई, मैंने तो सहजोर सिंह मलिक की बात उठाई। सहजोर सिंह मलिक को किसने मारा? लोग बाग लिंचिंग जब कर रहे हैं, शुक्ला बंधुओं की बात उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये प्रियंका गांधी शुक्ला बंधुओं की हो रही है, बदतमीजी करते देख रहे हैं। ये प्रियंका गांधी आयुब पंडित के लिए हो रही है। ये हम लोग इतना मूर्ख समझ रखे हैं, बताइए। करता है तो लोगों को हाय जुनैद कर रही है, वो ठीक बात है, करे। मैं पूछना चाहूंगा, एक बार वो पुरोहित के विषय में भी बोल के दिखाए तो उनके सामने में हुआ और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ेंगे, क्या उसकी भर्त्सना करेंगे? क्या उसकी वोट के लिए लड़ाई हो रही है? मैं हिंदू वोट किसका चाहता हूँ? क्या सारी लड़ाई उस चीज के लिए? बस यही पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहीं नजर नहीं आ रहा है। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं हिंदू वोट के लिए लड़ाई हो रही है? आज हिंदू वोट के लिए लड़ाई हो रही है, तो अब से 20 साल पहले मुस्लिम वोट के लिए होती थी। क्योंकि ये जो हत्याएं हो रही है, हिंदू वोट से क्या लेना देना है? ये सारे जो लोग करने वाले हैं, जो साधु संतों से प्रोटेक्ट करने वाले लोग, जो संगठन इनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के वर्कर नहीं है क्या? वो सारे के सारे बढ़ चढ़ करके बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं क्या? आज इसी बात की तो परेशानी है। बीजेपी के वर्कर है, क्या बोल रहे हैं आप? अरे सर, ये जो एलईटी में और जेयूडी में है, उनको हम कहें कांग्रेस के और मुसलमान मानव जी का संबित पात्रा जी पूरी बात सुनिए, अभी मत सुनिए, पूरी बात सुनिए। पहले मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको जो संगठन
प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं खुल्लम खुल्ला। मामला तो वहीं आगे बिगड़ रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वीएचपी के सारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वीएचपी के सारे प्रवक्ता रोज बैठ गिरफ्तार क्यों करते हैं? बताइए आप। गौ रक्षा, जितने गौ रक्षक के किसी के ना देखिए, गौ रक्षा के हक में कहना और लिंचिंग के हक में कहना ये अलग अलग विषय है। मैंने उस वक्त गौ सेवा तो होनी चाहिए महात्मा गांधी की तरह, विनोबा भावे की तरह, मगर लिंचिंग नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये मौलाना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि तिवारी जी और उनसे जुड़े हुए संगठन मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं वो तो होगा। तिवारी जी जवाब देखो, अभी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बड़ी बात कही। मैं कहता हूँ काश गाय के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, काश राम मंदिर के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। और मौलाना साहब अगर इस बात की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं, इन्होंने जो बात कही मैं उसका सीधे सीधे मतलब जुड़े हुए संगठनों के कार्यकर्ता मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और आपके संगठनों से जुड़े लोग गौ हत्या, गौरक्षा के नाम पर ये हत्याएं करके या करवा के या उन हत्यारों को सपोर्ट करके मोदी जी की छवि खराब। प्रधानमंत्री जी की छवि वो लोग खराब कर रहे हैं जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सिलेक्टिव देख रहे हैं। हत्याएं कर रहे हैं वो नहीं, हत्याएं कौन कर रहा है? लोग अपने बचाव करते हैं, अपने बचाव में कुछ होता है तो क्या करते हैं? अपना बचाव करने का सबको अधिकार है, अपना बचाव करने का अधिकार सबको है, सियासी उसूल है, अपना बचाव करने का अधिकार सबको है। वो तो करेगा विरोध, मौलाना साहब। लेकिन आप तो अपने हैं, आप तो बताइए ना उन्हें, आप अपने होकर के जो उनको बचा रहे हैं वही काम करते हैं। जो तिवारी जी ये तस्वीर देखिए जरा, यहाँ पर ये जो सारे के सारे लोग खड़े होकर एक आदमी को मार रहे हैं, ये किसकी रक्षा कर रहे हैं? देखो, मैं ये कह रहा हूं सेल्फ डिफेंस है। मानक जी ये केवल एक चित्र दिखा रहे हैं, इसके पीछे का पूरा चित्र दिखाएंगे तो मुझे लगता है फिर निर्णय करने में आसानी होगी। फिर निर्णय करने में आसानी हो जाएगी, मुझे बोलने में आसानी हो जाएगी। ये तो मतलब एक चित्र देख करके हम निर्णय कर देंगे, ऐसा कैसे समझ लिया आपने? आप पूरा चित्र दिखाइए कैसे क्या हुआ, तो शायद उस पर कोई टिप्पणी करना सीख जाएगा। हमारे घर में ज्यादातर हत्याओं में अफवाहें वजह बनती है, अफवाह फैला दी जाती है। राजीव जी केवल एक चित्र दिखा करके अगर ये चाहें कि निर्णय करके यहाँ पर कोई बयान बोल देंगे तो ये ठीक नहीं है। आप पूरा एक चित्र दिखाएंगे तो शायद कुछ कहना ठीक रहेगा। वैसे किसको दोषी ठहरा देंगे आप? हत्या को डिफेंड मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ जब गौ हत्यारे, जब गौ तस्कर गौ रक्षकों को मारते हैं तब ये हमारी सिलेक्टिव और जब हमारा खून क्यों नहीं खोलता है? हम अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो निर्णय ठीक होगा, लोग ठीक बात करेंगे। राजीव जी बिल्कुल तब ठीक करेंगे जब गौ हत्यारे, गौ तस्कर गौ रक्षकों की हत्याएं करते हैं, उनकी कुंडली में हम क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? उन पर साथ खड़े होंगे तो ये जो सारी परिस्थिति आपको दिखाई पड़ रही है ये बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। आप लोग मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। संगठनों के कार्यकर्ता मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने साफ कहा 80% गौरक्षक गुंडे होते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा गाय के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा था? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं फिर? गाय के नाम पर हिंसा नहीं होनी, गलत कहा? गलत क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गलत तो नहीं कहा। देखो, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सारी वो जो कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो बात एक है कि जो गौरक्षक है वो गुंडा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं मौलाना साहब? मौलाना साहब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मिली भगत है इन सबकी? तो इन गुंडों जैसे बीजेपी दो चेहरे दिखाती है, आरोप अपोजिशन वाले ये लगाते हैं बीजेपी दो चेहरे दिखाती है। एक मोदी जी का चेहरा दिखाती है सबका साथ सबका विकास, और दूसरा चेहरा बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का है जो इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये तो आपने कह ही दिया, अब इसमें मुझसे क्या कहना? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। ये आरोप है, ये कांग्रेस के राजीव त्यागी भी आरोप लगाते हैं। नहीं, ये कांग्रेस ही का आरोप नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी हद तक सच्चाई भी है, और ये आज से नहीं है। मैं तो पिछले 30-35 साल से इस चीज को वॉच कर रहा हूं। मतलब मोदी जी बीजेपी में दो दल होते हैं, एक नरम दल होता है, एक गरम दल होता है। मतलब कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ गलत लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब लोगों को एक साथ ना तो बुरा कहो और ना आंखें बंद करके बुरे लोगों को भी अच्छों में शामिल करो। देखिए, जो लोग अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात कहते हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। संबित, यानी कि देख लीजिए, सीधा आरोप यह हो सकता है मोदी जी भी इसमें शामिल हो। मोदी जी कहते तो हैं, मोदी जी का आरोप है, तो बड़ी पीड़ा के साथ हो सकता है। मोदी जी ने तो 2 मरतबा बड़ी पीड़ा इस पे जताई और जाहिर किया है। उत्तर देना चाहूंगा, सब शांत हो जाए तो उत्तर दे दूंगा।
देखिए, पहली बात है, जहां तक कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, अवार्ड वापसी, चर्च अटैक और उसके बाद अब ये लिंचिस्तान, उससे पहले भी कई हमने ऐसे साजिश देखे, क्योंकि कहीं न कहीं ये पॉलिटिकली फेल हो रहे हैं। इनके पास नेताओं की कमी है, इनके नेता इनको लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी प्रकार भटकाने की ये कोशिश करेंगे। हमें इससे भटकने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल सही कहा मानस भाई आपने कि कहीं भी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, हम लोगों को उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कानून व्यवस्था कहीं भी नहीं बिगड़े, जो कि हमारी सरकारें कर रही हैं। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को भी इस पे आश्वस्त करना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसका नेट रिजल्ट हिंदुस्तान को मिल रहा है और हिंदुस्तान का जनता इसको देख रहा है। तभी तो 325 सीट देके मोदी जी को आशीर्वाद दिया हिंदुस्तान की जनता ने अभी हाल फिलहाल 5 राज्य के चुनाव में उत्तर प्रदेश। इसीलिए आरोप लग रहा है, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी है कि इसीलिए आरोप लग रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी यही है। नहीं, देखिए, जनता को बरगला नहीं, कभी देखिए, किसी को मारने की स्ट्रैटेजी बीजेपी कभी बना ही नहीं सकती है। तो कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। आप अपनी पार्टी में और अपनी पार्टी की सरकार में काम कि गरम दल वाले लोगों को पीछे करवा दीजिए, कि गरम दल वाले जो जेल में करा दीजिए, पीछे करा दीजिए, जेल में करा दीजिए। कोई गरम साहब, हमारे यहाँ कोई गरम दल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और नरमी के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, यही हमारा मकसद है। और मैं कृपया करके इस पे कहूंगा कि कोई राजनीति ना करे, धर्म पे बांटने की कोशिश ना करे। और ये जो सिलेक्टिविज्म जो कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है, ये अब एक्सपोज हो चुका है। कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान, अब प्रियंका गांधी को क्यों सामने आना पड़ा? क्योंकि राहुल गांधी नदारत है, तो प्रियंका को सामने आना पड़ रहा है। ये जो प्रॉक्सी लीडरशिप है, ये प्रॉक्सी लीडरशिप से कोई प्रोटेस्ट नहीं चलता है। ये प्रॉक्सी लीडरशिप से आप ऑपोजिशन प्रूव नहीं हो। राजीव त्यागी, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। ऑपोजिशन का एक अच्छा रोल प्ले करना है, तो आप अच्छे मुद्दों के साथ सामने आइए। आप षड्यंत्र मत करिए। धार्मिक बहुत अच्छी बात कही, संबित भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों की लिंचिंग की, छाती पे गोली मारी, और आज धार्मिक एकता की बात कर रही है। बताइए, हमने किसानों की लिंचिंग कैसे शब्दों, ऐसे माहौल में दुआ किया है जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है, जहां कत्ल करने वाले लोग बात खुद ही पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं आप, रोटी रोजगार पे बहस नहीं करते आप, किसानों पे बहस नहीं करते आप, रोजगार पे बहस नहीं करते आप, महंगाई पे बहस नहीं करते आप, पाकिस्तान पे बहस नहीं करते आप, चीन पे बहस नहीं करते आप। मैं ये पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप जैसे लोगों के लिए तो राजीव त्यागी बहुत है। राजीव त्यागी आपकी कलई खोलने के लिए बहुत कलई खोल रहा हूं आपकी। मैं पूछना चाहूंगा, कहां है रोजगार? मेरे उत्तर प्रदेश के मित्रों को कितना रोजगार दिया? पूरे देश के नौजवानों को कितना रोजगार देने का काम किया? देश को क्या एक भारतीय जनता पार्टी। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, आपने चारों पक्षों की बातें सुन ली, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि देश में ये जो लिंचिंग की घटनाएं या भीड़ जो गुस्से में आकर किसी को मार देती है, जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या वाकई किसी का मूक समर्थन या फिर खुला समर्थन है या फिर नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, राजीव त्यागी, मौलाना साहब, विजय शंकर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी है, देखते रहिए News 24।